सो जो चैप्टर हम आज करेंगे दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। सबसे पहले करेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहता है ग्रेविटेशन क्या होती है, इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ ऑफ द यूनिवर्स। अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है जिसका मास क्या है, ए बॉडी का m1 दूसरी का क्या है m2, जो ये फोर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ और एनी अदर बॉडी। अगर यहाँ पे ये क्या है, इधर अर्थ है और यहाँ पे कोई बॉडी ए है, तो जो फोर्स हमारी किसके बीच में है, अर्थ और इस बॉडी के बीच में है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। कहता है द फोर्स बाय विच बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। जो फोर्स यानी कि जो ग्रेविटी जिससे बॉडी जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको हम और क्या बोल देते हैं, वेट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट ऑफ बॉडी। मतलब जिस फोर्स से जो बॉडी है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो फोर्स क्या कहलाती है, वेट ऑफ बॉडी। हेंस द वेट ऑफ बॉडी एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी आर सेम। तो जो वेट ऑफ बॉडी और फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो क्या है, आपस में बराबर है। अब न्यूटन ने क्या बोला, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। हर एक बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी, और जो ये अगर मान लो एक ए बॉडी एक बी बॉडी है, मास m1 m2, और हर एक बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो न्यूटन ने क्या बोला, जो ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द बॉडी। मतलब अगर एक बॉडी का मास m1 दूसरी का m2, तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली। और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस r²। अब r² क्या है, अगर बॉडी ए है उसका सेंटर इधर है और दूसरी बॉडी का सेंटर इधर है, जो दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसको स्मॉल r से डिनोट किया है। तो कहता है इन दोनों बॉडी का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r, तो जो f है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से दोनों को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को कंसीडर करते हुए बनाए, तो फॉर्मूला क्या बना, m1 m2 अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमारे पास कांस्टेंट क्या लगा, g m1 m2 अपॉन r²। ये इसने क्या निकाला, फॉर्मूला निकाला किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। यहाँ से हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू निकाली, या फिर आप इसको बोल सकते हो वेट ऑफ बॉडी निकाला, ठीक है। और जी जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पॉन में kg²। ठीक है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू है। और जो g है डज़ नॉट डिपेंड अपॉन, या तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही साइज़ ऑफ बॉडीज़ पे डिपेंड करता है, ना ही मीडियम बिटवीन दीज टू बॉडीज़ पे, ठीक है, डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दीज थिंग्स। हमने ये टॉपिक किया, क्या किया टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि एक बॉडी है जिसका कंप्लीट मास क्या है, m। ओके, अब अगर कोई बॉडी है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब हर एक पार्टिकल का अपना मास होगा। तो लेट अस एज्यूम कि एक पार्टिकल क्या है और उसका मास क्या है, m1, और दूसरा पार्टिकल उसका मास क्या है, m2, m3, m4, m5। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ कहीं पे अर्थ है, ये अर्थ की तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं, और बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये आपस में क्या है बेटा, आपस में पैरेलल है। और दस वेट ऑफ ईच पार्टिकल एज अ फोर्स विल बी एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। तो जो वेट अभी हमने क्या बोला था, फोर्स है जो कि क्या कर रही है, अर्थ की सेंटर की तरफ नीचे को एक्ट कर रही है। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। तो और ये आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं।
वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं. Thus a very large number of force will be acting vertical downwards. All these forces will be parallel to each other. Since all the forces are acting in the same direction vertical downward, तो ये सारी forces क्या हो सकती हैं, add up हो सकती हैं. तो क्या कह रहा है, their resultant is equal to sum of all of them. इन सब का sum जो होगा वो किसके इन force के resultant के बराबर होगा. तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = मास इंटू एक्सलरेशन. यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो किसके बराबर है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हम ए को जी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पे बॉडी का मास m1 है, छोटी हुई पार्टिकल्स का मास m1 है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वजह से ये बॉडी मतलब यहाँ पे इसमें लग रही है, और ये पार्टिकल इधर अर्थ के सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो जो फोर्स होगी वो क्या हो गई, m1 इंटू जी इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए. सिमिलरली इस पार्टिकल के लिए क्या होगी, m2 इंटू जी, इसके लिए m3 इंटू जी, इसके लिए m4 इंटू जी, m5 इंटू जी. ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. तो लेटर से जो पार्टिकल क्या हो गया, mn इंटू जी. तो इन सब का आप एडअप कर सकते हो. क्या बनेगा, m1g m2g प्लस m3g प्लस m4g टिल कहाँ तक, mng. g तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अप टिल वॉट, mn इंटू जी. तो ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट. तो क्या कह रहा है, रिजल्टेंट मे बी कंसीडर टू एक्ट एट अ पॉइंट इन अ बॉडी. जो ये हमने रिजल्टेंट ये निकाला, कहता है ये बॉडी के एक पॉइंट पे कहीं पर लग रहा होगा, such that algebraic sum of moment of individual forces of the particle about the point is 0. कह रहा है जो रिजल्टेंट है हमारा, हमने कंसीडर किया एक पॉइंट कहीं पर भी उस पर एक्ट कर रहा होगा जहाँ पे इस रिजल्टेंट का समीशन क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, उस पॉइंट पे हम लोग उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जहाँ पे ये जो हमने रिजल्टेंट निकाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या होगा, 0 होगा. ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ बॉडी इज एज्यूम टू एक्ट. तो बेसिकली जहाँ पे पूरी बॉडी का वेट हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्ट करेगा, उस पूरे पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल CG से, या फिर सिंपल G से भी डिनोट करते हैं. अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए अबाउट. क्या फैक्ट्स हैं वो गो थ्रू करते हैं. कहता है ईच बॉडी हैज़ वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हर एक बॉडी का एक क्या होता है, एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी. जो CG है पोजीशन ऑफ बॉडी के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी. कोई भी शेप हो सकती है, C शेप फॉर एग्जांपल, ठीक है, I शेप, L शेप, बॉडी किसी भी शेप में हो सकती है. ठीक है, तो उस पर हर एक बॉडी का अपना CG होगा और वो किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द बॉडी पे. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है विच मे और मे नॉट लाई विद इन द बाउंड्री ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल C शेप है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है इस बॉडी के अंदर ही इसका CG लाई करेगा, बाहर भी लाई कर सकता है. तो ये 4 पॉइंट्स क्या हैं, हमारे फैक्ट हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिगार्डिंग. क्लियर है. नेक्स्ट क्या है, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया. सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया क्या है, बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा कंसेप्ट वो क्या था कि हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा. वो हमने ऐसी बॉडी के बारे में पढ़ा जिसका अपना क्या होता है, एक मास होता है. लेकिन सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एरिया क्या होता है, बेसिकली हम बोलें कि कोई भी प्लेन फिगर जैसे कि स्क्वायर, ट्राइंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर, सर्कल, कोई 2D ऑब्जेक्ट, बेसिकली कोई प्लेन ऑब्जेक्ट, जब उसका सेंटर पॉइंट जो होता है, ठीक है, बेसिकली जिसका ऐसी बॉडी जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एरिया हो, मास ना हो, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ एरिया होता है, सेंटर ऑफ एरिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रॉइड.
द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ एरिया इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर होल एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज एज्यूम्ड टू बी कंसनट्रेटेड। बेसिकली इस पूरा एरिया जहाँ पे क्या होता है बॉडी का कंसनट्रेटेड होता है, उस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क क्या है। बेटा याद रखिएगा कि जो सेंट्रॉइड है वो प्लेन फिगर्स के लिए होता है, जैसे कि अभी आपको बताया 2D ऑब्जेक्ट, बेसिकली रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो भी कोई भी 2D ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस बॉडी का क्या हो, मास हो, मतलब 3D ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जैसे कि आपका क्यूबॉइड हो गया, उसको आप क्या बोल देते हो, उसका जो पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे एरिया कंसंट्रेटेड माना जाता है सेंटर पे, उसको क्या बोल देते हो, सेंट्रॉइड। और ये आपका कोई 3D बॉडी या फिर कोई बॉडी जिसका मास हो, तो उसके केस में द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ यूज फॉर सॉलिड बॉडी हैविंग मास। एक चीज़ याद रखिएगा, 2D बॉडी जो है उसका जो सेंटर पॉइंट जो ये है ग्रेविटी का, उसको आप सेंट्रॉइड भी बोल सकते हो, उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ये आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। और however the term centroid cannot be used in place of center of gravity। अगर कोई बॉडी कैसी है, 3D बॉडी है जिसका मास है, उसके केस में सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ नॉट द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई क्यूबॉइड है, बेटा उसमें तो नंबर ऑफ प्लेन्स है ना, 2D ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ प्लेन, और हर एक लैमिना, हर एक लेयर का एक अपना क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। तो इसके केस में जो CG है और सेंट्रॉइड है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ लेमिनाज है, नंबर ऑफ लेयर्स हैं, नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। क्लियर है? अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस क्या होती है। अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट है और उसका सेंट्रॉइड है और जो उसके वहाँ से एक्सिस पास करेंगी, जैसे कि X, Y और Z एक्सिस, जिसको आप OZ, OX, OY, जो इसके सेंटर से पार्ट करेगी बॉडी के, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रॉइडल एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। बेटा हमें क्या है, हमें ना बॉडी का CG कैलकुलेट करना होता है। लेट अस अज्यूम कि कोई एक बॉडी यहाँ कहीं पे लाई कर रही है, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, CG या फिर सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि बॉडी कौन से क्वाड्रेंट में है। लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी बॉडी लाई कर रही है। तो इस पॉइंट की पोजीशन को जब हमें फाइंड आउट करना पड़ जाए, बेसिकली CG की पोजीशन को फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो हम Y एक्सिस और X एक्सिस को रेफरेंस मानकर कि बॉडी हमारी यहाँ कहीं पे लाई कर रही है और ये सेंटर पॉइंट, तो हम इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो जो जिसको रेफरेंस मानते हैं, जिन एक्सिस को रेफरेंस कंसीडर करते हुए उन्हीं एक्सिस को, X और Y एक्सिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग सेंट्रॉइड ऑफ फिगर, होल ऑफ द प्लेन फिगर इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही मैंने आपको बताया। देन X एक्सिस और Y एक्सिस जो एक्सिस हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, रेफरेंस के लिए यूज़ होती हैं फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ Y बार एंड X बार ऑफ द फिगर, जिसकी मदद से हम CG की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि अगर कोई बॉडी है, उसको जब हम किन्हीं दो बराबर हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं और जिस एक्सिस की मदद से बाइफरकेट करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? अब कहते हैं कोई अगर कोई बॉडी ऐसे है जो कि आई शेप में है फॉर एग्जांपल, और कोई, अब एक एक्सिस तो यहाँ से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है और एक एक्सिस इधर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन दोनों एक्सिस इस पूरी फिगर को दो हिस्सों में बांट रही हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। और ये जो दो एक्सिस आपकी क्या कहलाएंगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है?
नेक्स्ट क्या है बेटा, मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। हमें सेंट्रॉइड कोई भी बॉडी का कैलकुलेट करना होगा, प्लेन बॉडी या फिर 3D बॉडी का। तो हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं? एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड, मोमेंट्स, ग्राफिकली, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे सिलेबस में हम या तो मोमेंट से कैलकुलेट करेंगे या फिर ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन से। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टेबुलेटेड फॉर्म में दे रखा है। कहता है कि अगर कोई मतलब ये हमें नंबर ऑफ़ फिगर्स दे रखी हैं। सबसे पहले वो बात कर रहा है रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर है, तो उसका क्या होगा, सेंट्रॉइड, जिसकी डायमेंशन हाइट h और विड्थ कितनी है d, और इसका सेंटर पॉइंट हो गया g, जिसको उसने डिनोट किया है y बार से और यहाँ पे x बार से। क्लियर है? तो कहता है पोजीशन क्या हो गई, जहाँ पे इसके दोनों डायगोनल आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट, वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। एरिया क्या है इस फिगर का, आपको पता है, लेंथ इनटू विड्थ। अगर इसकी लेंथ क्या है b और हाइट क्या है h, तो b इंटू h एरिया हो गया। अब x बार मतलब क्या हो गया, इस लाइन का हाफ मतलब b/2, और y बार क्या हो जाएगा, इस हाइट का हाफ h/2। तो हमें अगर x बार पता है, y बार पता है, रेफरेंस एक्सिस से, अभी जैसे मान लो यहाँ कहीं रखी बॉडी हमने, तो अगर हमें यहाँ पे ये हमारे रेफरेंस एक्सिस हो गए, अगर हमें ये इसका पता है कि मतलब ये वैल्यू क्या है हमारी y बार, ये वैल्यू x बार, तो हमें पोजीशन पता चल सकती है ना सेंट्रॉइड की। क्लियर है? वही निकाला हुआ है टेबुलेटेड फॉर्म में, इसने सारी फिगर्स का दे रखा है। सिमिलरली स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड b है, डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो CG होगा, तो b/2 और यहाँ से भी b/2, यहाँ आपको x बार और y बार की वैल्यू मिल गई। एरिया साइड इंटू साइड का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम है हमारे पास। पैरेललोग्राम का भी जब हम डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पोजीशन क्या कहलाती है आपकी, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड कहलाती है। हाइट h, b इसकी विड्थ हो गई, एरिया वही b इंटू h हो गया आपका। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी इसका b/2 एंड h/2, दैट वुड बी योर x बार एंड y बार की वैल्यू। अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री इधर है, तो आप क्या करेंगे, एट द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम्स ऑफ द ट्राइंगल, मीडियम्स जितने भी हैं, मतलब यहाँ पे इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, इधर से परपेंडिकुलर, जो सेंटर पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का वो आपका क्या कहलाएगा, CG कहलाएगा या फिर सेंट्रॉइड कहलाएगा। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। आपको बेस की वैल्यू पता हो, h पता हो, आप निकाल सकते हैं। देन आपको अगर आपका यहाँ पे 90 डिग्री, तो जो बेस का 1/3 वैल्यू होता है वो आपको x बार की वैल्यू देता है, और h क्या होता है, इस हाइट का h/3, ये आपको पोजीशन देगा एग्जैक्ट। मतलब ध्यान से अगर देखें हम, ये आपका CG की पोजीशन हो गई यहाँ पे, दिस इज़ योर CG पोजीशन। सो ये जो ये वाली वैल्यू है y बार, इट इज़ इक्वल टू h/3, और जो ये वाली वैल्यू हो गई x बार की, इट इज़ इक्वल टू b/3, दैट इज़ 1/3 फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द बेस, 1/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम द बेस। सो ऐसे डिफरेंट फिगर्स के हमारे पास क्या हैं, x बार y बार हमें पता है, हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे ही हमारे पास है सिंपल ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हो गया। अगेन मीडियंस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो CG देगा आपको। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है CG का, यहाँ पे y बार की वैल्यू क्या है, h/3, बेस से हाइट का 1/3। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका ये बिल्कुल हाफ इधर हो रहा है, तो ये आपका सीधा b/2 है। अगर सिमिलरली सर्कल का देखिएगा आप, सर्कल का सेंटर पॉइंट जहाँ पर भी ये आपके इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एरिया आपको पता है πr², अगर रेडियस r है तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये r डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू, x बार की भी वैल्यू मिल जाएगी। सेमी सर्कल का एरिया इस πr² का हाफ एरिया, और पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड होती है 4r/3π फ्रॉम द बेस। यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू ये है 4r/3π, कैलकुलेटेड है हमारे पास। x बार की अगर आप वैल्यू देखें कितनी होगी, रेडियस
ये वाली वैल्यू अगर आप देखें अगेन ये भी हमारी कितनी होती है 4r 3 पाई, दैट इज़ 0.424r। तो ऐसे ही क्वाड्रेंट का है हमारे पास, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका सेम 4r 3 पाई, ये भी आपका सेम वैल्यू 4r 3 पाई। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये सारे कौन सी 2D इमेजेस के हैं। ऐसे ही हमारे पास ट्रेपेजियम का है, ये आपको फॉर्मूलाज माइंड में होने चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टेबुलेटेड फॉर्म में हमारे पास पूरा गिवन है। अब अगर देखें, अब हमें CG निकालना हो अगर कोई सॉलिड बॉडी का, तो इस तरह से टेबुलेटेड फॉर्म में सॉलिड बॉडी के भी दे रखे हैं। जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का CG का पोजीशन, इसकी हाइट अगर h है तो h/2 पे CG लाई करेगा। सिलेंडर का जो एरिया होता है कितना होता है πr²h, सॉरी वॉल्यूम कितना होता है πr²h, एंड x बार अपना कितना होगा r, रेडियस, हाइट h/2 पे, हम तो यहाँ से x बार ये रेडियस के बराबर, y बार इसका h/2 ये। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट फिगर्स के हैं, स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का, आपको आप इसमें डायरेक्ट सॉल्व कर सके निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास पूरा टेबल है ज्योमेट्रिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं CG की वैल्यू फॉर्मूला लगाकर। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास हॉलो स्फेयर का भी है, सॉलिड कोन का है, कोन का एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और हम अगर ध्यान से देखें, इसका x बार कितना है, रेडियस सर्कल का वही है, y बार क्या है, जितनी हाइट है उसका 1/4, और इसका CG यहीं पर लाई करता है h/4 पे, और यहाँ से देखेंगे तो इधर लाई करेगा r डिस्टेंस पे। तो ऐसे उसने ऑलमोस्ट सारी फिगर्स का जो हमारे हैं दे रखा है कि हम ग्राफिक मतलब ज्योमेट्रिकली कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें बाय मोमेंट कैलकुलेट करना हो CG तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा कि अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड बाय द मेथड ऑफ मोमेंट कैलकुलेट करना हो। कहता है लेट अस कंसीडर द प्लेन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई भी जो ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे कि T सेक्शन, I सेक्शन, L सेक्शन, चैनल सेक्शन कोई भी हो सकता है, हैव ओनली एरियाज। लेट अस कंसीडर कि उन सब का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया ही होगा, कोई मास नहीं होगा। ओके, तो कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ सच फिगर्स कैन बी फाउंड बाय द मेथड ऑफ मोमेंट। ऐसे केसेस में जिसका कोई मास नहीं होगा, सिर्फ एरिया एज्यूम करेंगे, तो कहता है हम मेथड ऑफ मोमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका सेंट्रॉइड की पोजीशन निकाल सकते हैं। अभी हमने जब डिस्कस किया था, क्या बोला था कि कोई एक बॉडी m जिसका कंप्लीट मास m मान के चल रहे थे, लेकिन वो बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होंगे ना, तो उसका मास क्या होगा, m1 m2 m3, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम कि अगर एक पार्टिकल m है और ये रेफरेंस एक्सिस y है, ये रेफरेंस एक्सिस x है, तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल का रेफरेंस y से कितना होगा, y1, इसका कितना होगा, x बार। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टिकल के CG के लिए ये पॉइंट। सिमिलरली m2 के लिए y2 x2, इधर y3 x3, इधर आपका हो जाएगा y4 x4। तो क्या कह रहा है, ये फिगर क्या शो कर रही है, प्लेन फिगर जिसका टोटल एरिया कितना है a, हु सेंट्रॉइड इज टू बी डिटरमाइंड। इस पूरी फिगर का हमें क्या निकालना, क्या है, सेंट्रॉइड निकालना है, जिसका एरिया क्या है a, और उसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं और पार्टिकल्स है, जिनका और भी मतलब अगर यही हमने जैसे माना मास माना ना, मास 1 2 3 4, तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका एरिया क्या हो जाएगा, a1 a2, ठीक है, इधर मान लो a3, ऐसे करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स an तक हो जाएगा। और कहता है लेट x1 x2 एंड y1 y2 जो क्या है उसके परपेंडिकुलर डिफरेंस, उसके रेफरेंस पॉइंट ये y1 y कॉम्पोनेंट, x1 इसका x कॉम्पोनेंट। ठीक है, फॉर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, मतलब अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस तरह से बॉडी है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स a1 a2 a3 a4, उनका एरिया है, और उन एरियाज़ का अपना सेंट्रॉइड होगा, तो उसका रेफरेंस पॉइंट इधर क्या हो जाएगा, x बार x1, और इधर क्या हो जाएगा y2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, हर एक बॉडी का अपना अपना। और अगर मैं बोलूँ कि पूरी बॉडी का सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा है, x बार पे, फॉर x एक्सिस मैं बोलूँ x बार पे, और पूरी बॉडी का मास क्या है a, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि
अगर पूरी बॉडी का एरिया ए है और एक्स बार क्या हो गया, उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया उस ए बॉडी के सेंट्रॉइड का एक्स कंपोनेंट का, और वाई बार क्या हो गया, ए बॉडी के सेंट्रॉइड का वाई कंपोनेंट। ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, हमने रेफरेंस से निकाल ले ओ एक्स, ओ वाई और ओ एक्स से रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है लेट सी जी ऑफ होल एरिया लाई एट एक्स बार। वही मैंने आपको बोला, क्या बोला, कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर जो बॉडी है वो पूरा एरिया ए, उसका सेंट्रॉइड ये, तो हमने बोला उसका एक्स कंपोनेंट एक्स बार हो जाएगा और उसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। ठीक है, यही उसने बोला लेट सी जी ऑफ होल बॉडी एरिया एट एक्स बार एंड वाई बार, और पूरा एरिया कितना हो गया ए। तो कह रहा है फ्रॉम ओ वाई एंड ओ एक्स, हमें बेसिकली निकालना क्या है बेटा, मोमेंट वाले कंसेप्ट से हमें एक्स बार निकालना है और वाई बार निकालना है, हम वो निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हमें एक्स बार पता चल गया, वाई बार पता चल गया इस रेफरेंस एक्सिस से, तो हमें क्या पता चल जाएगा, सी जी पता चल जाएगा ना, सी जी की पोजीशन पता चल जाएगी। सो लेट अस एज्यूम कि अगर पूरी बॉडी के रेफरेंस में एक्स बार निकालने के लिए लेट अस से वो ए एक्स बार होगा कंपोनेंट, अगर, और इसको मैं इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर और भी तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ना, A1 A2, तो कहना है राइट लाइक दिस A1 X1, जैसे मान लो ये एरिया A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इसका x कंपोनेंट X1 और इसका कंपोनेंट X2 और इसका रेफरेंस पॉइंट X3, इसका X4। सो अगर पूरी बॉडी का एरिया ए है और उसके सी जी का कंपोनेंट एक्स बार है, ठीक है, सो कहना है राइट उसका मोमेंट एरिया मोमेंट कंसेप्ट से कहना है राइट हर एक पार्टिकल्स का ऐसे होगा, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस जितने भी AN XN है। ओके, और ये जो एरिया है, एक मिनट, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, अगर पूरी बॉडी का एरिया ए और उसका जो बॉडी का, अगर एक बॉडी ए है जिसका एरिया ए है, उसका जो सी जी का पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं देखूं, उसका जो एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स बार है। ठीक है, तो उसका एरिया मोमेंट कंपोनेंट ए एक्स बार हो गया। तो अगर मैं बोलूँ बॉडी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स A1 A2 A3 A4 अप टिल AN, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसका X1 कंपोनेंट, इसका X2 कंपोनेंट, तो पूरी बॉडी का अगर एरिया मोमेंट कंपोनेंट कहना है राइट लाइक दिस A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस अप टिल AN XN, राइट। अब एरिया को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एरिया किससे मिलकर बना है, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स A1 A2 A3 अप टिल कहाँ तक, AN तक, ब्रैकेट में क्या हो गया, एक्स बार। अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे A1 A2 A3 कहना है राइट लाइक दिस समीशन ऑफ A एंड X, और यहाँ पे इन सब को क्या लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ A, मतलब सम है एरिया का, ये सम है A इंटू एक्स का, और साथ में क्या है एक्स बार। सो हमें चाहिए क्या है, एक्स बार चाहिए ना, यहाँ से अगर मैं आऊँ यहाँ पे हमें एक्स बार चाहिए। सो यहाँ से समीशन ए को नीचे डिवाइड में ले जाएं तो फॉर्मूला क्या बन गया, समीशन ऑफ ए एक्स अपॉन समीशन ऑफ ए। हम यहाँ से एक्स बार निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम वाई बार भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, समीशन ऑफ ए वाई अपॉन समीशन ऑफ ए। तो कहता है अगर हमें सी जी ऑफ बॉडी निकालना हो, मास m, मतलब m कंपोनेंट के अगर हमें मास पता हो, ये तो हमें एरिया पता हो और x1 x2 पता हो, तब हम x बार इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन कहता है अगर हमें मास पता हो बॉडी का, तो हम सिमिलरली इस तरह से मास का कंसीडर करते हैं, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 m2, हम x बार y बार निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें बॉडी का वॉल्यूम पता हो तो हम इस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, x बार y बार निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल करेंगे। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं। इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम x और y कंपोनेंट्स निकाल के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सी जी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन, समटाइम्स द गिवन सेक्शन हु सेंट्रॉइड इज टू बी कैलकुलेटेड इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस वाई वाई एक्सिस। कहते हैं कुछ बॉडीज़ होती हैं जो कि सिमेट्रिकल होती हैं, जैसे कि अगर मैं ये आई बनाऊँ, एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के कंपैरिजन में सिमेट्रिक होती है। कहते हैं उन बॉडीज़ का जो सेंट्रॉइड ऑफ बॉडी होता है लाई ऑन दैट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और बोथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर इसकी ये एक्सिस है और ये एक्सिस है तो इस एक्सिस के ऊपर ही इसका क्या लाई करेगा, सेंट्रॉइड यहाँ पे सेंटर में लाई करता है। इज इट क्लियर?